हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पीवाईक्यूज हम धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट जो है पीवाईक्यूज की मैंने बना रखी है, जितने करवाए हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का जो कि 61st क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जो हम पीछे से सीरीज करते हुए आ रहे हैं उनमें से। सो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी। ये थियरी मैंने करवा रखी है, आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। सो लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। व्यूज लीडरशिप एज अ प्रोसेस, फोकस ऑन वर्टिकल डायडिक रिलेशनशिप। तो ये वर्ड तो हमने पढ़ा था डेफिनेटली, वर्टिकल डायडिक रिलेशनशिप वाला, और इसको पहले वर्टिकल डायडिक थियरी भी बोलते थे, ये भी पढ़ा था। एक्सप्लेन्स द इफेक्ट्स ऑफ लीडरशिप ऑन मेंबर्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, केयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रिविलेज्ड ग्रुप इन द वर्कशॉप, points out what strengthens and weakens the leadership dynamics, assesses how values affect the group dynamics। तो कैसे values affect करेंगी। अगर हम बी ऑप्शन से देखें तो देखिए हमें बी तो श्योर है, मैंने ही आपको पढ़ाया था। बी के हिसाब से हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, बाकी दो तो कट आउट हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। अब बी वाले में भी ए बी सी ई है और बी सी डी ई है, यानी ए और डी से हमें चूज करना है कौन सा यहां पे सही रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। लीडरशिप को एक प्रोसेस की तरह देखती है ए। अच्छा, फोकस करती है, ये हमने पढ़ लिया। एक्सप्लेन करती है इफेक्ट का, किसका, लीडरशिप का, किस पे, मेंबर्स पे, टीम्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। या केयर करती है डेवलपमेंट ऑफ प्रिविलेज्ड ग्रुप इन द वर्क स्पेस। ए जो है वो कहीं ना कहीं हमें ठीक लगेगा कि लीडरशिप को एक प्रोसेस की तरह। यहां पे तो प्रिविलेज्ड वाली चीज आ गई ना, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ए बी सी ई। तो डी जो है वो प्रिविलेज्ड ग्रुप वाला ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं होगा। इस तरीके से आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके कि हाँ ये श्योर है, ये वर्ड तो हमने पढ़ा ही है, मतलब ये तो अगर आपने लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी पढ़ी है तो ये वर्ड पक्का पता होगा आपको। बाकी चीजें अगर ना भी पता हो तो कैसे हम सोल्व करेंगे लॉजिकली, ये मैंने आपको बता दिया है। इन विच ऑफ द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, तो बहुत सारे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हम पढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स फॉलोज डेमोन्स्ट्रेट प्रॉम्प्ट एंड रिलीज पैटर्न। तो ये पैटर्न किसमें देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है सारी तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, क्योंकि हमने कल की वीडियो में ही बात की थी कि मैथमेटिक्स प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेट प्रॉम्प्ट और रिलीज का पैटर्न है। हमने डिटेल में बात की थी मैथमेटिक्स प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है। ब्रांचिंग की बात करें तो नॉर्मन क्राउडन ने इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे आप ब्रांचिंग की हेल्प से, यानी प्रोग्राम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसको हम ब्रांचिंग बोल देते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही मैथमेटिक्स प्रोग्राम हमने डिटेल में बात की थी कल। थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया है रेनफोर्समेंट थियरी, कनेक्टिविस्ट थियरी और प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, रिवर्स चेनिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी और ये स्टेजेस जो है वो आप याद रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटेड, प्रॉम्प्ट एंड रिलीज। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये इन क्वेश्चंस में कई बार होता है कि हमें सिर्फ नहीं पता होती है एग्जैक्ट चीजें। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में हमें फॉर श्योर पता है, हर किसी को पता होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ठीक है। फर्स्ट का थर्ड रहेगा ये श्योर है। अगर फर्स्ट का थर्ड हुआ तो हमें आंसर ऑटोमेटिकली मिल गया। आप इन बड़े क्वेश्चन देख के आपको नहीं पता, ये नहीं देख के छोड़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे कि चलिए मुझे इनमें से कोई तो पॉइंट पता होगा, और कोई भी पॉइंट पता होगा तो कैसे ना कैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो होगा कि आपके दो ऑप्शन पे आके आप अटक जाएंगे तो 50% चांसेस हो जाएंगे कि आपका आंसर सही निकले। ठीक है जी। अगर हम देखें तो ए का क्या आ जाएगा, थर्ड। फिर इन्होंने खुद ही बता दिया कि बी प्री ऑपरेशनल है, इसका सेकंड। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का फोर्थ, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और जो ये फॉर्मल वाला है इसका क्या रहेगा, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड टेस्टिंग, जो कि किस में आता है, टीनेज में आता है। तो ए जो है हमारा सही आंसर होगा। Which one of the following statement represents the theory given by Elton Mayo? Elton Mayo ने ह्यूमन रिलेशंस की थियरी दी है। आप इतना नाम तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ह्यूमन रिलेशंस थियरी।
किसने दी है? एल्टन मायो ने। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला है कि ये बताना है हमें, मैन कैन वर्क टायरलेसली लाइक मशीन्स। तो ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा ना, मतलब लॉजिकली नहीं है, मैन कैसे काम कर सकता है मशीन की तरह, वो भी बिना थके, ठीक है। गिव चांस, नो मैन वांट्स टू वर्क। अगर हम चांस देंगे कि आपको बैठ के खाने को मिल रहा है तो कोई आदमी काम नहीं करना चाहेगा, क्या ऐसा बोला है? एनहेंस रिलेशन विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, या हायर वेजेस की वजह से, अगर आप ज्यादा वेजेस देंगे तो आउटपुट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये आंसर सही है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस थियरी है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। सो एक रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अगर आप डेवलप करेंगे तो वो अपना काम समझ के ही वर्कर्स आपका काम करेंगे। सो ये इंप्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी को। सो इल्टन मायो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थियरी बोल दिया जाता है। इसको डिटेल में करना बहुत जरूरी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। Which of the following will form the basis for self evaluation for a student teacher? So student teacher के लिए self evaluation के लिए कौन कौन सी चीजें काम करेंगी? यानी कि आप मान लो बीएड या एमएड में है, आप पढ़ा के देखते हो, प्यूपिल टीचर वाली चीज होगी ना। सो कौन कौन सी चीजें होंगी जब आप पढ़ा रहे हो तो आपके लिए खुद को इवेल्युएट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी? लेवल, स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, कि बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या पेरेंट्स कितना सेटिस्फैक्ट्री हैं अपने बच्चों की प्रोग्रेस को लेके। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में। स्टूडेंट टीचर का परसेप्शन क्या है अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या पीयर ग्रुप का फीडबैक क्या है, यानी जो आपके साथ के बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं आपके साथ बीएड या एमएड में हैं, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं आपको देख के। फीडबैक फ्रॉम मेंटोर, या आपके मेंटोर क्या फीडबैक दे रहे हैं। सो देखिए, सेल्फ इवेल्युएशन पूछा है ना, तो सेल्फ में दूसरों का तो नहीं लेंगे हम ओपिनियन, खुद को इवेल्युएट करना है ना, तो खुद के इवेल्युएशन में मेंटोर का या किसी और का फीडबैक कैसे आएगा? सो ई और एफ तो नहीं रहेगा। तो देखिए ई और एफ और ये एफ, तो हमें दो ऑप्शंस तो हमने ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है जी। अब हमारे पास बचते हैं चार ऑप्शन, जिनमें से हमें तीन सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये पता है कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप खुद को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो बच्चों का पार्टिसिपेशन हमेशा ज्यादा होगा। वो आपसे जो है टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो आपसे बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे चीजें, क्यूरियोसिटी लेवल उनका डेवलप होगा। सो पार्टिसिपेशन और टेस्ट तो कंफर्म रहेगा, ठीक है। ए और सी आपको यहां भी देखने को मिलेगा कि दोनों ऑप्शंस में है। डी और बी में से हमें एक सिलेक्ट करना है। एक तो स्टूडेंट टीचर का खुद का परसेप्शन क्या है खुद के बारे में, या फिर पेरेंट्स बच्चों के सेटिस्फाई हैं या नहीं है। सो पहले आपका खुद का परसेप्शन मैटर करता है, क्योंकि आप सेल्फ इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। सो हमारा डी रहेगा, यानी ए, सी और डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन एंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज एंड इंप्रूवमेंट, हुज रोल इज क्रूशियल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो जब आप करिकुलम चेंज और इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसका रोल जो है क्रूशियल रहेगा, यानी आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले स्टूडेंट का फीडबैक, टीचर का फीडबैक। तो देखिए यहाँ तीन ही ऑप्शन है, वैसे तो सबका ही फीडबैक मैटर करता है हमें, बट जब हमारे पास ऑप्शंस कम है तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट या इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट और टीचर तो रहेगा ही रहेगा, यानी ए और बी ऑप्शन में होना चाहिए। ए और बी वैसे तो इसी में ऑप्शन में है, देखिए यहीं से सोल्व हो गया। सो एजुकेशनल अथॉरिटीज का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज कंपैरिजन टू पेरेंट्स, जब हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, ठीक है। सो बी जो है ऑप्शन सही रहेगा। Educational practice void of dreams, dissent and pronouncement is neutral and accommodating. तो ये जो स्टेटमेंट है, फोकस ऑफ कंसर्न इन एजुकेशन शुड बी ऑन, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोकस किस पे होना चाहिए? न्यूट्रलिटी डेवलप करने पे, प्रोमोटिंग इम्पर्सनल एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, प्रोमोटिंग डीपर पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। तो हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम डीपर पर्सनल एंगेजमेंट कर रहे हैं, इंश्योर कि बच्चे जो है, लर्नर जो है, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व्ड रहे उस चीज में। तो सी आंसर हो जाएगा। For identifying the training needs of in-service teachers, which of the following strategies is most appropriate? तो जब हम in-service teacher needs क्या क्या चाहिए, ट्रेनिंग नीड्स की बात कर रहे हैं ना in-service teachers के लिए, तो वहां पे क्या क्या appropriate strategies रहेंगी? पहला है using strength and weakness, opportunity and चैलेंज एनालिसिस। तो ये जैसे हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था ना, उसमें थ्रेट्स थे बिजनेस के लिए, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, तो ये SWOC एनालिसिस हो गया।
using can do will do analysis, using interaction analysis, using action research cycle. So can do will do जो है वो क्या रहेगा, मेजर तौर पे स्ट्रेटजी रहेगी मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि कैन डू मतलब आप क्या कर सकते हैं और क्या आप करेंगे, तो इस तरीके से आप एनालाइज करते हैं। आंसर बी रहेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है कैन डू विल डू का मॉडल, इंपॉर्टेंट टूल है क्या करने के लिए, वी यूज टू बेटर अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को या जो आपके एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे टीचिंग के फील्ड में है तो टीचर्स। सो इसमें 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 6 फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर्स ये दिखाएंगे कि क्या वो काम कर सकता है, कैन डू यानी कैपेबल है या नहीं है वो काम करने की। अगर हम टीचर की बात करें तो क्या टीचर वो काम करने के अवेलेबल है, इन सर्विस टीचर में बात कर रहे हैं ना हम, तो कैन डू। और 3 फैक्टर्स रहेंगे विल डू के, कि क्या वो करना चाहते हैं या नहीं, करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, 2 फैक्टर्स उनमें से रहेंगे नॉलेज और स्किल, उनको आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं कि नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप दें, या स्किल आपके अंदर नहीं है तो आप डेवलप कर ले उस चीज को। ठीक है, बाकी चीजें क्या रहेंगी, तो ये 6 कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, वैल्यूज, मोटिवेशन, पर्सनालिटी। इसमें से हम इनको चेंजेबल बोल रहे हैं कि नॉलेज और स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, एबिलिटी आप में है या नहीं है तो ये कैन डू के रहेंगे। अब विल डू डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप इंटरनली मोटिवेटेड है वो काम करने के लिए या नहीं है, या वैल्यूज आप में है वो काम करने के लिए या नहीं है। सो आप करेंगे या नहीं करेंगे वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, और आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो आपके इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, सो ये था कैन डू, विल डू, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, वैल्यूज, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। In which of the following modes of testing a student is given optimum scope for displaying his or her accomplishment? So optimum scope किस में मिलता है बच्चे को, अगर बच्चा अपनी accomplishment या अपने potential दिखाना चाहे तो, so वो पावर टेस्ट में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्पीड टेस्ट में हम स्पीड चेक करते हैं, हम लिमिटेड टाइम देंगे कि इतने टाइम में आप कंप्लीट कीजिए टेस्ट को, तो हमें स्पीड चेक करनी है कि बच्चे की स्पीड कितनी है। इट्स लाइक कि हम यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या हम 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो वो स्पीड टेस्ट हुआ। एक्यूरेसी टेस्ट में कितना एक्यूरेट है, आप कितना एक्यूरेटली चीजें करते हैं, जैसे हम नेगेटिव मार्किंग लगा देते हैं तो वो एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। पावर स्टैंडर्ड टेस्ट में हम मेजर करते हैं कि कोई भी एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हमने ले लिया। हम पूरा का पूरे की अगर हम बात करेंगे ना कि बच्चे को कितनी अकम्प्लिशमेंट दिखाने का मौका दिया जाए, सो वो पावर टेस्ट रहेगा कि आप कंप्लीट। इसमें हम क्या नहीं करते, टाइम लिमिट नहीं करते, हम बच्चे को देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। तो स्पीड टेस्ट में हम स्पीड यूजुअली टेस्ट करते हैं कि कितना क्विक आप टेस्ट दे पाते हैं। पावर टेस्ट में क्या रहेगा, स्पीड के कॉन्ट्ररी रहेगा। ये पावर टेस्ट करना चाह रहे हैं यानी कि इसमें आपको कोई लिमिटेड टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है, कितना भी टाइम आप लीजिए, बट आप वो चीजें सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। यानी आपको अगर 40 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, बट आपको वो सारे आने चाहिए, ये देखना चाहते हैं हम। एक्यूरेसी में हम एक्यूरेट देखते हैं कि कितना सही है या नहीं है। Which of the following are the essential features of a module? तो मॉड्यूल क्या होते हैं? यूजुअली जब आपने देखा हो कि एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उस पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप इग्नू के कोई भी वो उठा के देखेंगे ना, जो उनकी साइट पे मिल जाएगा, जो ई ज्ञान कोश है, वहां से आपको किसी भी टॉपिक की जो पीडीएफ मिलेगी, उस ई ज्ञान कोश में आपको ये मॉड्यूल्स दिखेंगे, जहां पे आपको कोई भी चीज दी, फिर उसके नीचे क्या दिया, क्वेश्चन दिए, या उससे अगले पैराग्राफ में और उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे नीचे। सो उससे आपको क्या चीज मिलती है कि आप सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इवेल्युएट कर पाते हैं चीजों को, सबसे पहली बात। ठीक है, आपको पता होगा कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है और आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, वो देखेंगे आप। ठीक है जी, सो सेल्फ मॉड्यूल जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इवेल्युएशन रहेगा। उसके अलावा ये 3 ऑप्शंस तो सही हैं, क्योंकि मॉड्यूल का पर्पस ही यही होता है। ठीक है, सो ए, सी और डी तो डेफिनेटली रहेगा। अगर मैं ए, सी और डी देखूं तो देखिए इन 2 में है, तो हमें ई और एफ में से एक जो है सिलेक्ट करना है। सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क या स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, तो स्टेटमेंट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स जो है वो हमारे आंसर में रहेगा कि हम क्या क्या सीख पाए हैं, हमने जो इवेल्युएट किया है वो चीजें।
ठीक है, लर्निंग आउटकम्स क्या रहे उसके स्टेटमेंट्स। सो डी जो है वो सही आंसर रहेगा। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर समझ आ गया और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि हम 1 लाख के मार्क तक जो है वो पहुंच पाए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।